हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे गजनी साम्राज्य और इसी को हम लोग यामिनी वंश भी कहते हैं। इससे पहले हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो इसे देखने से पहले आप कृपया उन्हें देख लें ताकि ये आपको बेहतर रूप में समझ में आए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। गजनी वंश या यामिनी वंश की बात करें तो इसके संस्थापक अलप्तगिन को जाना जाता है और ये अलप्तगिन अब्दुल मलिक का दास था। इसकी राजधानी गजनी थी। सुबुक्तगिन जो है वो अलप्तगिन का दास भी था और साथ में दामाद भी था, जिसने 977 ईस्वी में गजनी का साम्राज्य संभाला। 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन गजनी का शासक बनता है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगिन के नेतृत्व में होता है। उस समय पंजाब का राजा जयपाल था और पहला आक्रमण पंजाब के क्षेत्र में ही इन तुर्कों का होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स मोहम्मद गजनवी के विषय में। मोहम्मद गजनी 998 से 1030 तक ये शासक रहता है और यह सुबुक्तगिन का पुत्र था। सुबुक्तगिन जब राजा था गजनी का, उस समय यह खुरासान का शासक बना था। इसके बाद खलीफा अल कादिर बिल्ला से मोहम्मद गजनी दो प्रमुख उपाधि धारण करता है। पहला यामिन उद दौला, दूसरा यामिन उल बिल्ला। यामिन उद दौला का तात्पर्य है साम्राज्य का दाहिना हाथ, वहीं यामिन उल बिल्ला का तात्पर्य है मुस्लिमों का संरक्षक। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है गजनवी। गजनवी ऐसा प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सर हेनरी एलियट की बात करें तो इनके अनुसार गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। इनका आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इनका आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था और साथ में यहाँ से धन लूट करके अपने क्षेत्र यानी गजनी के क्षेत्र में जाकर के विकास था। लेकिन इनका जरा सा भी उद्देश्य नहीं था कि ये भारत में अपना क्षेत्र विस्तार करें। आगे अगर बात करें इनके प्रमुख आक्रमण के विषय में, तो प्रमुख 17 में से कुछ आक्रमण को हम लोग देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे इनका पहला आक्रमण होता है 1000 ईस्वी में। तो 1000 ईस्वी में इनका आक्रमण पंजाब के हिंदू शाही शासक के खिलाफ होता है। वहीं अगर दूसरी आक्रमण की बात करें तो इनका दूसरा आक्रमण जो है वो 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध होता है। अगला छठा आक्रमण देखें तो 1008 से लेकर के 1009 ईस्वी के बीच में हिंदू शाही राजा आनंदपाल के विरुद्ध होता है। 12वां आक्रमण 1018 से लेकर के 1019 में मथुरा एवं कन्नौज के क्षेत्र में होता है और यहाँ बड़ी मात्रा में यह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट करता है। 1019-20 में चंदेल राजा विद्याधर के खिलाफ होता है। वहीं यह पहला आक्रमण होता है जिसमें इसका सफल विरोध किया जाता है और गजनवी को हार में गजनवी यहाँ पे सफल नहीं हो जाता है। और अगला देखें 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी का, तो यह सोमनाथ जो कि गुजरात में है यहाँ पे होता है और यह सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 17 आक्रमण में से, क्योंकि इस आक्रमण में इसे बहुत अधिक मात्रा में सोने चांदी की प्राप्ति हुई थी। इस समय यहाँ का राजा भीमदेव था। वहीं इसका अंतिम आक्रमण देखें तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध होता है। तो देखें फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण था। आप कम से कम ये तो याद रख सकते हैं 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ सोमनाथ में और यहाँ उस समय राजा भीमदेव था। वहीं 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध होता है, जबकि 1019-20 में चंदेल राजा विद्याधर के खिलाफ होता है और यह पहला आक्रमण होता है जिस समय गजनवी जो है वो असफल हो जाता है। वहीं 1018-19 में देखें तो मथुरा और कन्नौज के क्षेत्र में होता है और मथुरा और कन्नौज के क्षेत्र में यह
बहुत भारी मात्रा में यहाँ से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर देता है। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इसने भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ को लेकर के अपने क्षेत्र जाता है और वहाँ पे इसे तौलने का काम करता है, और वैसे जगह पे खास करके मांस इत्यादि को तौलने का काम करता है जो अशुद्ध होते हैं। वहीं बात करें इसकी मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु जो है वो 1030 ईस्वी में हो जाती है। देखिए 1027 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण होता है जाटों के विरुद्ध, और 3 वर्ष के भीतर इसकी मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली के अंदर ये दोस्त 3 वर्षों के भीतर इतना ज़्यादा इसके पास धन संपदा हो गया था कि रात को ये सो नहीं पाता था, और अपने धन संपदा को, सोने चांदी को ये देखते रहता था, और इसी के कारणवश ये पागल हो गया। और अंततः 3 वर्षों के उपरांत, जहाँ 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ को लूटा, उसके मात्र 5 वर्षों के बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। आइए फ्रेंड्स कुछ अन्य बिंदु की ओर देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स और हैं इसके। इसका दरबारी इतिहासकार देखते हैं कौन कौन से रहे हैं। तो दरबारी इतिहासकार की बात करें तो पहला है उत्बी हो गया, फिर अलबरूनी हो गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकार थे। तो उत्बी के विषय में देखते हैं फ्रेंड्स, ये इसी के साथ में मोहम्मद गजनवी के साथ में ही भारत आया हुआ था। इसने किताब उल यामिनी की रचना की। किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी, ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि उत्बी के द्वारा रचना किया गया था। गजनवी के साथ 11वीं सदी में अलबरूनी भी भारत आया, और इसने भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक किताबुल हिंद की रचना की। किताबुल हिंद को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। यह कौन सी भाषा में है, तो यह अरबी भाषा में है। और इस पुस्तक के माध्यम से तत्कालीन भारत के इतिहास, तत्कालीन भारत के रहन सहन, खान पान इत्यादि के विषय में हमें जानकारी मिलती है। उस समय की सांस्कृतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, और इतना ही नहीं राजनीतिक दशा की भी इस पुस्तक के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अगर हम बात करें तो कोई और नहीं, अलबरूनी ही था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अरबी में लिखा गया यह तहकीक ए हिंद, जिसको हम लोग किताबुल हिंद भी कहते हैं, तहकीक ए हिंद का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो सोचाऊ के द्वारा किया गया था। वहीं इसका हिंदी अनुवाद की बात करें तो रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। फिरदौसी जो है वो शाहनामा के लेखक हैं। फिरदौसी शाहनामा के लेखक हैं और इन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है। वहीं बैहाकी की बात करें तो ये तारीख, ये सुबुक्तगिन के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख दरबारी कवि थे जो कि महमूद गजनवी के दरबार में थे, इनके साथ भारत आए थे, और भारत में रह करके भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के विषय में ये अध्ययन किए, और जो कुछ भी इन्होंने अध्ययन किया उन्होंने इस पुस्तक में अपना वर्णन किया। और इस तरह से इस पुस्तक के माध्यम से तत्कालीन भारत की हमें स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ गजनवी जो है वो चांदी का सिक्का चलाता है। तो इस तरह से कुछ उसके महत्वपूर्ण कार्य भी रहे। संस्कृत में मुद्रा लेख के साथ वो चांदी के सिक्का भी चलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।